बेसिकली हम अब एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो एक्सप्रेशंस जो हैं वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होते हैं कांस्टेंट के, वेरिएबल्स के एंड ऑपरेटर्स के। हम उसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो वेरिएबल्स, जो एक्सप्रेशंस होते हैं, वो एक्सप्रेशंस वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर, लिटरल्स एंड वेरिएबल्स होते हैं। ये बेसिकली जो हम यूज़ कर रहे हैं एक्सप्रेशन, इसका पर्पज़ यही होता है कि हमारे लिए कोई भी स्टेटमेंट अगर वहाँ दिया हुआ है तो उस स्टेटमेंट में वो स्टेटमेंट क्या है, कॉम्बिनेशन है वेरिएबल्स का, एक्सप्रेशंस का और ऑपरेटर्स का। ठीक है, तो उन ऑपरेटर्स का क्या मीन निकलेगा ये इम्पोर्टेंट होता है। तो जो वैल्यूज़ हमें गेन करनी है रिजल्ट के रूप में, तो वो वैल्यूज़ हमें उस एक्सप्रेशन से नीट आउट होती है। इसलिए एक्सप्रेशन का भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग की बात नहीं है, बेसिकली हम प्रोग्रामिंग पे डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग में एक्सप्रेशन, ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, इन सब का एक इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि विदाउट इट प्रोग्रामिंग कैन नॉट बी डन। जस्ट फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्रेशंस विच आर हियर, जो यहाँ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं वो इसीलिए एग्जाम्पल के रूप में दिए हुए हैं, जिनको देखने के बाद आप समझ सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, आपने num -20.4 लिखा है। तो नम और माइनस, माइनस मतलब सिंबल है जिसको हम समझ रहे हैं कि नम एक नंबर वैल्यू होगा और उसमें से हमें 20.4 को क्या करना है, डिडक्ट करना है। इसी तरीके सेकंड एग्जांपल दिया है जहाँ पे 3.0 प्लस 3.14 दिया है। तो इट मीन्स ये 2 डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं जिनके अंदर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल दिया है 23/3 -5 मल्टीप्लाई 7 ब्रैकेट्स 14.2। तो ये एक एक्सप्रेशन दिया। अब जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, अब आप इसको सोचो, इसका आपको सॉल्यूशन देना है। मतलब अगर इसके आगे मैंने वैल्यू सी लिखी हुई है, जैसे एग्जांपल मैं आपको ये समझाता हूँ कि मैंने इसके आगे वैल्यू सी लिख दिया, सी इक्वल्स टू यही एक्सप्रेशन लिख दिया। मतलब मैं इसको एक बार इरेज करता हूँ। अगर यही एक्सप्रेशन मेरा इक्वल्स टू सी होता है यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ इक्वल लगाया, सॉरी, ठीक है, यहाँ मैं इक्वल लगाता हूँ, इक्वल लगाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ सी। तो इसका मतलब क्या होगा, सी की ये वैल्यू होगी। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, बोडामास वाला रूल अप्लाई करना होगा। बोडामास मतलब याद है ना, ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, सब्सट्रैक्शन, दैट कैन बी जनरेट। अब वो हमें दिख रहा है इसलिए हमारे लिए एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन है तो हम उसको उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे जिस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ओके, तो एक्सप्रेशन मीन्स व्हाट यू कैन अंडरस्टूड वेरी वेल। ओके, हम आगे चलते हैं। तो एक्सप्रेशन का मतलब हमें समझ में आ गया। अब नाउ जो इम्पोर्टेंट है वो प्रेसिडेंस ऑपरेटर, जो अभी मैं बोडामास की बात कर रहा था वही प्रेसिडेंस ऑपरेटर है। ऑपरेटर मतलब हम ऑपरेटर बहुत सारे यूज़ करते हैं, बट कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले कैलकुलेट होगा, या उसका क्या वेरिएशन होगा, या क्या स्टेप्स हमें लेने हैं। अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। इट मीन्स विच ऑपरेटर टेक प्लेस फर्स्ट, कौन सा ऑपरेटर पहले लेगा। तो हम जानते हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमें पता है कि भाई सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है वो कौन सा होता है, फिर कौन सा होता है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल कि व्हेन एक्सप्रेशन कंटेन्स मोर देन वन ऑपरेटर, देयर प्रेसिडेंस ऑर्डर और हायरार्की डिटरमाइंस विच ऑपरेटर शुड बी अप्लाइड फर्स्ट, कौन सा उसमें पहले होगा। हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर इज इवेल्यूटेड बिफोर द लोअर प्रेसिडेंस, हायर प्रेसिडेंस वाले को पहले लेना है, लोअर वाले को बाद में लेना है। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये जो एग्जांपल दिया हुआ है उसमें हम देख रहे हैं कि भाई मल्टीप्लिकेशन का साइन और डिवीज़न का साइन एंड प्लस माइनस, इनमें से किसकी हायर प्रेसिडेंस है और हम उसको फॉलो करेंगे। तो एज एग्जांपल हमारे पास ऑलरेडी हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट है कि हमें बोडामास वाला जो रूल फॉलो करना होता है, हम उसी तरीके से रूल फॉलो करते हुए इसको एग्जीक्यूट करेंगे। पैरेंथेसिस हमेशा याद रखना है, पैरेंथेसिस कैन बी यूज टू ओवरराइड द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। द एक्सप्रेशंस जो हमारे ब्रैकेट्स में लिखे होते हैं वो हमेशा पहले होते हैं, फिर हम उन ऑपरेटर्स को अपनी जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है उसके हिसाब से हम फॉलो करते हैं। जैसे एग्जांपल, ये जो आपके सामने एग्जांपल दिया है 20 + 13 = 40, ठीक है, इसमें सबसे पहले हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होगी, सबसे पहले हाईएस्ट प्रेसिडेंस होगी मल्टीप्लिकेशन सिंबल की, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन सिंबल की होगी। ओके, मैंने ये ले लिया, ये मल्टीप्लिकेशन सिंबल ले लिया। उसके बाद किसकी होगी, प्लस की होगी। तो सबसे पहले हम किसको करेंगे, 30 और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आउटपुट आएगा 1200। देन हम उसको प्लस करेंगे 1220। अगर आप पहले इसको प्लस करते 20 + 30 को 70 हो जाता, और 70 को 40 से मल्टीप्लाई करता तो क्या आता 2800, ठीक है ना। 70 प्लस तो आंसर चेंज हो जाता, दैट इज़ रॉन्ग।
इसीलिए हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस को फॉलो करना है। अंडरस्टूड? ऑपरेटर प्रेसिडेंस वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आप ले लो कि हाउ पाइथन विल फॉलोइंग, अब जैसे 20 + 30 × 40 दिया हुआ है, तो 20 + 30 हमारा क्या हो गया, ब्रैकेट में हो गया, तो सबसे पहले प्रेसिडेंस किसको देंगे, ब्रैकेट्स को। तो ये हमारे लिए काउंट होगा 20 + 30 50, और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से। अंडरस्टूड? इसी तरीके से नेक्स्ट आप एक्सप्रेशन देखो। इस नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हमने सबसे पहले किसको एवेल्यूट किया है, हमने सबसे पहले एवेल्यूट किया है ब्रैकेट को। किसको? ब्रैकेट को, सॉरी, सबसे पहले किसको एवेल्यूट किया, ब्रैकेट को। ठीक है, ब्रैकेट के बाद हमने सबसे सेकंड किसको किया, ये ब्रैकेट वाला तो फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड हमने जिसको यूज़ किया है वो हमने किया है डिवीज़न को। ठीक है, फिर उन दोनों को हमने प्लस किया है। स्टेप फर्स्ट ब्रैकेट, स्टेप 2 डिवीज़न, स्टेप 3 प्लस, और स्टेप 4 इज रिजल्ट। दैट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। समझ में आ गया ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब? तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है? अब हम ये समझ चुके हैं कि हमें हमारे प्रोग्राम के लिए क्या क्या चाहिए। पहले हमें कीवर्ड्स जानने हैं, आइडेंटिफायर समझ में आने चाहिए, वेरिएबल समझ में आने चाहिए, एक्सप्रेशन समझ में आना चाहिए। अभी अगर हमें सब समझ में आ गया है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, तो हम अब प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब प्रोग्रामिंग करने के लिए अब हमें ये जानना है कि अब इनपुट और आउटपुट कैसे देंगे। ठीक है, पाइथन में तो बहुत सिंपल है। पाइथन में इनपुट और आउटपुट देने के लिए हमें पाइथन में इनपुट देने के लिए हमेशा इनपुट मेथड यूज़ करना है, इनपुट फंक्शन यूज़ करना है। ठीक है, और प्रिंट देने के लिए जो आउटपुट फंक्शन है वो हमारा प्रिंट कहलाता है। ठीक है, तो हम प्रिंट यूज़ कर सकते हैं। जब भी हमें कोई वैल्यू इनपुट में लेनी है तो हमें क्या करना है, हमें उसका वेरिएबल नेम लिखना है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स ये है, हमें क्या लेना है, वेरिएबल नेम लेना है, उसके आगे हमें इनपुट लगाना है और लिखना है जो हमें मैसेज देना है, तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ को लेगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, हमें एक नेम इनपुट कराना है, हमने लिखा ऐप नेम। ऐप नेम हमारा क्या है, वेरिएबल नेम हो गया। इनपुट हमने लिखा मेथड के लिए क्योंकि वो यूजर से वैल्यू लेगा, और हमने उसको लिखा एंट्री ऑफ फर्स्ट नेम। जब ये रन होगा तो हमारी वैल्यूज़ में हमें क्या देना होगा, इनपुट देना होगा, ये इनपुट हमसे ले लेगा। इसी तरीके से हमने एज लिया है, ठीक, सॉरी, इसी तरीके से हमने एज लिया है, दिख रहा है आपको, एज इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर एज, और एज के आगे हमने एज की वैल्यू दी। जब भी हमको स्ट्रिंग वैल्यू देंगे तो हमें याद रखना है स्ट्रिंग वैल्यू को हम सिंगल कोट में, डबल कोट में देंगे तो इनपुट में एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है इनपुट लेने का तरीका। इनपुट लेने के लिए हमें क्या देना है, यूज़ करना है, इनपुट मेथड यूज़ करना है। ठीक है, ओके। आउटपुट के लिए हमें हमेशा प्रिंट यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, प्रिंट मेथड यूज़ करना है। तो इनपुट लिखना इजी है, सिंटेक्स क्या है, वेरिएबल नेम इक्वल्स टू इनपुट, और इनपुट के आगे ब्रैकेट में जो भी हमें मैसेज देना है वो हमें लिखना है, वो हमारे लिए इनपुट मेथड कहलाएगा। ठीक है, प्रिंट जो हमारा आउटपुट मेथड है वो हमारा प्रिंट कहलाएगा। जैसे यहाँ प्रिंट लिखा है हेलो, जब भी हमें कोई मैसेज प्रिंट करवाना है तो उसको हमें डबल कोट में लिखना है, और अब हमें कोई रिजल्ट प्रिंट करवाना है तो हमें प्रिंट और उस रिजल्ट वैल्यू का नाम लिखना है। तो ये तो हो गई प्रिंट टोटल पाइथन प्रोग्रामिंग की बात की हमने। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, टोकन्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, एक्सप्रेशंस, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है, इनपुट आउटपुट, ये सब तो हमें समझ में आ गया। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो हम नए हैं, हम लोगों ने काफ़ी मतलब एक साथ सीखा है, तो अब नो डाउट जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो हमारे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं हमें छोटी मोटी एरर्स आएंगी। ठीक है, तो जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो उससे पहले प्रोग्राम डीबग होता है। डीबग मतलब कि अगर उसके अंदर कोई एरर रह जाती है तो वो एरर्स निकल के आती है, तो उस वाले स्टेप को हम बोलते हैं डीबगिंग। क्या बोलते हैं उसको, डीबगिंग। ड्यू टू एरर अ प्रोग्राम में नॉट एग्जीक्यूट और मे जनरेट रॉन्ग आउटपुट, उसको हम बोलते हैं एरर। उस एरर को सॉल्व करना हमारा कहलाएगा डीबगिंग। ठीक है, तो ये एरर 3 तरीके से आ सकती है। 3 तरीके से कौन से, सिंटेक्स की एरर आ सकती है, लॉजिकल एरर आ सकती है, और रन टाइम एरर आ सकती है। बेसिकली सिंटेक्स एरर कब आती है, सिंटेक्स एरर जब आती है जब हम कोई रूल का वायलेशन कर देते हैं। मतलब जब भी हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, प्रोग्राम लिखते वक्त हम स्टेटमेंट के अंदर उसको सिंथेटिकली सही नहीं लिख रहे हैं, मतलब उसका जो करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए या जो उसके रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं करना है, तो वो हमारी सिंटेक्स एरर को शो करेगा। लॉजिकल एरर क्या होती है, लॉजिकल एरर बेसिकली वो एरर होती है जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही। ठीक है, क्योंकि मान लो आपने जो डिज़ायर आउटपुट दिया है वो लॉजिकल लिमिट को फेल कर रहा है। ठीक है, अगर वो लॉजिकल लिमिट को फेल कर रहा है तो वो प्रोग्राम आउटपुट में कुछ शो ही नहीं कर पाएगा, तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा, लॉजिकल एरर। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया है कि वी विश टू फाइंड द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स, हमें 2 नंबर का एवरेज निकालना है 10 और 2 का। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया
वी राइट द कोड लाइक 10+2 एंड 12/2, ठीक है, हमने 10+2 लिखा है, ओके 10+2 लिखा है और बाद में 12/2 लिखा है, इज इट राइट? इट डजेंट मेक सेंस, क्योंकि 12/2 लिखा है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, पहले डिवीजन वाला अप्लाई होगा और 6 हो जाएगा और 10+6 16 आ जाएगा, तो ये रन नहीं है, सॉरी आपका सही आउटपुट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लॉजिकली सही नहीं है। लॉजिकली क्या सही होता, हमें दोनों को ब्रैकेट में लिखना होता और फिर हम इसको डिवाइड 2 से करते तो हमारा आउटपुट आ जाता। तो लॉजिकल एरर किस वजह से आती है? लॉजिकल एरर आती है हमारे रॉन्ग इनपुट से, रॉन्ग स्टेटमेंट लिखने से। तीसरी एरर जो है वो है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर बेसिकली ऐसी एरर है जो प्रोग्राम को एबनॉर्मल वे में टर्मिनेट कर देती है और एग्जीक्यूट करती है, वो रन टाइम एरर कहलाती है। तो रन टाइम एरर में कई बार ये होता है कि जो हमारा प्रोग्राम है उसमें डिनोमिनेटर या जो भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं, अगर वो फेलियर कंडीशन में आ रहा है तो वो रन टाइम एरर देगा। इट मीन्स इट कैन बी रन अनलिमिटेड टाइम्स और इट कैन बी रन अ सिंगल टाइम, दैट इज़ द रन टाइम एरर। रन टाइम एरर ओनली और ओनली प्रोग्राम फेलियर की वजह से आती है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर प्रोग्रामिंग पार्ट। नाउ नेक्स्ट इज़ फंक्शन। बेसिकली फंक्शन एक अलग डेटा टाइप रह गया और एक प्रोग्रामिंग मॉड्यूल रह गया। फंक्शन जो होता है वो बेसिकली सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होता है। सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जिसके अंदर हम अपने इंस्ट्रक्शन सेट को लिखते हैं, फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ये फंक्शन जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन कैन बी डिफाइंड वंस बट इट कैन यूज़ मल्टीपल टाइम्स, इसीलिए फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रिंट लिखा था, उसके आगे पैरेंथेसिस लगे होते, तो प्रिंट भी क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। इस तरीके से इनपुट और इनपुट के आगे हमने मैसेज लिखा तो इनपुट भी एक फंक्शन है। तो फंक्शंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है और एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं क्योंकि लाइब्रेरी फंक्शन तो ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करी थी उसका मतलब ये था कि वहाँ लाइब्रेरी में जो पहले से फंक्शंस डिफाइन किए गए हम उनको उनके ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर रहे हैं। तो फंक्शंस जो है बेसिकली इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और ग्रुप्ड अंडर अ नेम दैट परफॉर्म स्पेसिफाइड टास्क, ठीक है, वो हमारे फंक्शंस कहलाते हैं। तो फंक्शंस बेसिकली बहुत सारे हैं, हर लाइब्रेरी के लिए अलग अलग फंक्शंस हमने यूज़ किए हैं। फंक्शंस में बेसिकली फंक्शन का नेम होता है, फिर फंक्शन की बॉडी होती है, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब जो फंक्शंस पैरामीटर्स के रूप में ले जाते हैं। बॉडी के अंदर हम वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो फंक्शन के कॉल होने पे एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल मैंने बता दिया ना, बिल्ट इन फंक्शन का प्रिंट हो गया, इनपुट हो गया, ठीक है, ये इस तरीके के फंक्शंस होते हैं। तो अब अगर हमें मान लो किसी लाइब्रेरी के फंक्शन को यूज़ करना होता है तो उससे पहले हमें लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है। जैसे हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं तो उसके नंबर ऑफ फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं, तो हम उनको बोलते हैं फंक्शंस। तो फंक्शंस बनाने के लिए हमें बेसिकली फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है, और फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन करना है और फंक्शन हम रन कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शंस, ठीक है। ये बेसिकली फंडामेंटल हो गया आपका, पूरा फंडामेंटल हो गया। मीन्स कैसे कि प्रोग्रामिंग पार्ट जो हमें करनी है वो पूरी प्रोग्रामिंग पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होती है। नॉर्मल हम प्रोग्राम बना सकते हैं। अब हमें चेक करना है, प्रोग्राम बनाना सीखना है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे देखो नीचे आपके सामने एग्जांपल दिए हैं जो बिल्ट इन फंक्शंस दिए हैं। जैसे इनपुट आउटपुट के लिए इनपुट और प्रिंट दिया है, डेटा टाइप कन्वर्जन के लिए हमें बूल, कैरेक्टर, डिक्शनरी, फ्लोट ये दिए हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस हमें दिए हैं और दूसरे अदर फंक्शंस भी हमें दिए हैं, ठीक है। अब जो हमारा चैप्टर रहेगा वो हमारा पार्ट रहेगा ब्रांचिंग स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट। ये कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहलाते हैं, जिनकी सहायता से हम हमारे प्रोग्राम में नंबर ऑफ पार्ट्स को इनपुट रिपीट भी कर सकते हैं और कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट और ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स हम अब आगे पढ़ेंगे। तो ये जो थर्ड चैप्टर है आपका, जो यहाँ NCERT की बुक में थर्ड चैप्टर है, ये हमारी बुक का सेकेंड और थर्ड और फोर्थ चैप्टर कंप्लीट है। फिफ्थ चैप्टर जो हमारा है वो है हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल ही अब हम पढ़ेंगे, ओके। तो आपके 2, 3 and 4 chapters are complete now. You must understand it. If you have queries, you can comment me or you can ask personally. Okay, thank you.